राधे राधे। देखो आज अपन एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उनकी बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एटम क्या होता है। एटम क्या होता है भाई? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। ठीक है। एक खास बात, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ध्यान रखना, स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। कौन? एटम। और अगर मान लीजिए मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा बताएं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो दोनों में खास बात देखें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर तो होगा मॉलिक्यूल्स और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होगा एटम। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका होता है जबकि इसका नहीं होता। ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में N नहीं होता, N2 होता है। तो मॉलिक्यूल्स का तो स्वतंत्र अस्तित्व होता है जबकि एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है भाई। ठीक है। तो ये अपने पढ़ लिया कि एटम क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्या होगा। रिएक्शन जो होती है, इन रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करता है, ध्यान रखना। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं, अणु की बात करें तो अणु के प्रकार दो है यहां। एक तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरा होता है भाई हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक। होमो का मीन्स होगा कि सारे के सारे उसमें एटम सेम होंगे। जैसे मान लीजिए N2 है, O2 है, O3 है। इस N2 की बात करें तो N+N, दोनों एटम सेम है। O+O, दोनों एटम सेम है। O+O+O, तीनों एटम सेम है। तो सारे एटम अगर सेम हो तो ऐसा मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएगा बताओ? होमो एटॉमिक कहलाएगा। और अगर मान लीजिए सेम नहीं हो, जैसे मान लीजिए H2O, NH3, PH3। H2O की बात करें तो ये H+H+O, तीन एटम है, दो हाइड्रोजन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम है। अमोनिया की बात करें N+H+H। ठीक है। PH3 की बात करें P+H+H। ये NH3 और ये PH3। तो अगर सारे एटम सेम हो ना भाई तो आप उसे बोलोगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें सारे एटम सेम हो और ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें सारे एटम सेम नहीं हो। तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स। आपके पास दो टाइप के होते हैं भाई। इसके बाद देखिए आप यहां तीन टर्म्स की बात करूंगा मैं। उन तीन टर्म्स को आप ध्यान से समझें। ठीक है। पहली टर्म ले रहा हूं मैं एटॉमिक मास, दूसरी टर्म लूंगा मॉलिक्यूलर मास और तीसरी टर्म ले रहा हूं भाई मैं मोलर मास। अब एटॉमिक मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ये तीनों टर्म्स होती क्या है? तो सबसे पहले मैं एटॉमिक मास की बात करूं। ये क्या है? ये आपके पास है भाई
मास ऑफ वन एटम। जो एटॉमिक मास होता है, परमाणुवीय द्रव्यमान होता है, ये परमाणुवीय द्रव्यमान एक एटम का मास होता है भाई। और मोलिकुलर मास क्या होगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई। तो एक मॉलिक्यूल, एक अणु का मास, मॉलिकुलर मास किसका? ये एक अणु का द्रव्यमान होता है भाई। और ये एक एटम का मीन्स परमाणु, एक परमाणु का द्रव्यमान है। क्लियर बात है भाई। तो एटॉमिक मास तो एक परमाणु का द्रव्यमान होता है और मॉलिक्यूलर मास एक अणु का द्रव्यमान होता है। अब ये जो मोलर मास है ये क्या है? मोलर मास है भाई मास ऑफ वन मोल पार्टिकल। ये लो भाई, एक मोल पार्टिकल, और एक मोल पार्टिकल का मीन्स मैं से कहूं कि मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का मास। तीनों चीजों को क्लियर करें वापस। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणुवीय द्रव्यमान तो एक परमाणु का होता भाई। आणविक द्रव्यमान एक अणु का होता है। और मोलर द्रव्यमान 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का मास होता है। अब ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल आपके पास एटम भी हो सकता है और ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है पार्टिकल। ठीक है। तो अपन इस मोलर मास को थोड़ा सा मैं आगे ले लूं, देखें। यहां किसको ले रहा हूं मैं? मोलर मास को ले रहा हूं। तो ये मोलर मास क्या हो गया भाई? 6.023 गुणा 10⁻23 पार्टिकल का मास है। अब ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल भाई साहब एटम भी हो सकता है और ये पार्टिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। एटम भी हो सकता है पार्टिकल और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है। अगर एटम हुआ तो इसे आप कहेंगे, एक नई टर्म काम लेंगे आप, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। और अगर मान लीजिए ग्राम एटॉमिक मास, और अगर वो मॉलिक्यूल हुआ तो आप उसको जब ग्राम में लिख देंगे तब वो क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है भाई। तो आप इसे लिखेंगे क्या? ग्राम मोलिक्यूलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास को शॉर्ट में आप GAM लिखेंगे। ठीक है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को आप शॉर्ट में GMM लिखेंगे। तो ध्यान रखना, ये GAM और ये GMM दोनों ही मोलर मास है। ठीक है। मतलब मोलर मास को ग्राम में लिख दो रहे। मोलर मास का मीन्स मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को आप अगर ग्राम में लिख देते हैं तो आप उसे ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। और अगर इसी मोलर मास को आप किस में लिख देंगे? ग्राम में लिख देंगे, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है भाई। तो एटम का तो होता है GAM और मॉलिक्यूल्स का होता है GMM। ठीक है भाई। अब जैसे मान लीजिए सपोज मेरे पास
सोडियम का एक एटम है और इस सोडियम का एटम का मैंने लिखा कितना 23 ग्राम। या फिर मेरे पास मान लीजिए ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है और इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मैंने लिखा 32 ग्राम। ठीक है, तो ये 23 ग्राम क्या है बताऊं सोडियम एटम का, ये इसका ग्राम एटॉमिक मास है। ठीक है, यानी जो एटॉमिक मास था उसको मैंने ग्राम में लिख दिया, तो ये जो ग्राम एटॉमिक मास है ना भाई, ये भी किसका है 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम का मास है। तो ये जो 23 ग्राम है, ये ग्राम एटॉमिक मास है, वो किसका है बताएं 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम का मास है। ये 23 ग्राम क्या है बताएं, ये इसका है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ये है कितना 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास है। ठीक है, तो मास को अगर आपने ग्राम में लिख दिया ना, मोलर मास को या मोलर द्रव्यमान को आपने ग्राम में लिख दिया, तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो या तो वो GAM हो जाएगा, GMM हो जाएगा भाई। ठीक है, ये आपके पास हो गया मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब इस मोलर द्रव्यमान में अगर मान लीजिए सपोज मैं आपसे कहूं कि ये सोडियम है, नाइट्रोजन ले लो चलो, ये सोडियम है, इस सोडियम का कभी तो आप 14 क्यों लिख देते हैं, कभी आप इसको 14 ग्राम लिख देते हैं। इसका मीन्स क्या है, तो ध्यान रखना, अगर आपने 14U लिखा है तो ये इसका एटॉमिक मास है, ध्यान रखना। या फिर मैं कहूं एक एटम ऑफ सोडियम का मास है, क्या है मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। तो सोडियम के एक एटम का मास है ये 14U। यू फिर U का मीन्स होता है यूनिफाइड मास। तो अगर मैंने U लिखा है तो इसका मतलब समझ लेना वो एटॉमिक मास है, और अगर मैंने 14 ग्राम लिखा है तो ये 14 ग्राम इसका ग्राम एटॉमिक मास है। क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। और इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स भी वही है 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम का मास है। ये लो भाई, तो यू लिखा तो ये एक एटम का है, ग्राम लिख दिया तो ये 6.023 इंटू 10⁻23 का होता है, ध्यान रखना। तो इस U को और G को एक ना समझें आप। एक एग्जांपल सपोज मैं और लेता हूं, आप यहां ऑक्सीजन ले लें, नाइट्रोजन ले लें। सपोज मैंने नाइट्रोजन ले लिया N2, ठीक है। अब इस N2 का मैं कई बार तो क्या होगा, ऐसे लिख दूंगा आपको कि 28U, और कई बार मैं लिख दूंगा 28 ग्राम। अब ध्यान दें, ये जो N2 पार्टिकल है, ये N2 क्या एक मॉलिक्यूल्स है, तो यहां ये 28U तो है इसका क्या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। यानी एक मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ N2, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास है भाई, एक अणु का मास है, एक अणु N2 का द्रव्यमान है। ये तो एक अणु N2 का द्रव्यमान, और ये इधर आपने जो 28 ग्राम लिखा है, ये 28 ग्राम क्या है बताएं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है।
और ग्राम आ गया, इसका मीन्स ये है मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 N2 मॉलिक्यूल, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 N2 अणु का द्रव्यमान है भाई ये। ठीक है, ये दोनों चीज हो गई आपके पास। तो N2 का एक तो मैंने 28 ग्राम लिखा, एक 28 U लिखा, एक 28 ग्राम लिखा। तो अगर U लिखा है तो समझ लेना वो एक अणु का है, एक मॉलिक्यूल्स का है। और अगर मैंने 28 ग्राम लिख दिया तो समझ लेना वो 6.023 मतलब 1 मोल का है। तो या तो एक मॉलिक्यूल्स का होगा या एक मोल का होगा। एक मोल है, ग्राम लगा रखा मैंने, एक मॉलिक्यूल्स होता यूनिफाइड मास, U लगा रखा मैंने। ठीक है, तो तीन जो चीजें आपके पास टर्म थी, एक तो ग्राम, एक आपके पास टर्म हो गई क्या एटॉमिक मास, दूसरी किसी को ग्राम में लिख दूं, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, और चौथी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये तो क्या होता भाई एक एटम का, ये क्या होता है एक मॉलिक्यूल का, ये क्या है बताएं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम का, और ये क्या है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का। ये टर्म्स अपने पास चार आई हैं, एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ये टर्म्स आई हैं। अब अपन बात करें यहां पर कि ये जो एटॉमिक मास है या परमाणु द्रव्यमान है, ये परमाणु द्रव्यमान वास्तव में होता क्या है। तो देखो भाई, जैसे मान लीजिए मैं सोडियम की बात करूंगा और मैं सोडियम का क्या निकालना चाह रहा हूं बताओ, एटॉमिक मास निकालना चाहूंगा। तो ये जो एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास वास्तव में एब्सोल्यूट नहीं होता, किसी से कंपैरिजन की जाती है कि उससे इतने, जैसे स्टूडेंटों की कंपैरिजन कर देते हैं कि देख उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट बन। तो कंपैरिजन अगर किसी से की जाए तो वो समझ लेना एटॉमिक मास होगा। तो एटॉमिक मास में कंपैरिजन की जा रही है। पहले कंपैरिजन की जाती थी हाइड्रोजन के एक एटम से, यानी पहले जो स्टैंडर्ड था वो हाइड्रोजन एटम को लिया जाता था, लेकिन आजकल जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड है मॉडर्न, अगर रेफरेंस में बात करें तो मॉडर्न रेफरेंस में C12, ये तो था पहले और ये है अब। तो पहले लिया जाता था हाइड्रोजन एटम एज स्टैंडर्ड, और आजकल लिया जाता है C12। तो C12 को स्टैंडर्ड के रूप में लिया जाता है। अब सोडियम की बात कर रहे थे, मैंने ये लिखा कि भाई सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23U है, या चलो 23 लिखा मैंने कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 है। इसका मीन्स पता क्या है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि सोडियम का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 23 गुना भारी है। कितने टाइम हैवी है, 23 टाइम हैवियर है। ठीक है भाई, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि सोडियम का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 23 गुना भारी है, हैवी है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने, अभी मैं पहले की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, ओल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैं जो अपना ओल्ड स्टैंडर्ड है उसी की बात कर रहा हूं हाइड्रोजन की। सपोज मैंने लिखा मैग्नीशियम, और मैंने कहा कि साहब मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है।
तो मैं कहूं कि सर 24 क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि मैग्नीशियम का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 24 गुना भारी है। मैग्नीशियम का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 24 गुना भारी है। तो पहले हाइड्रोजन को रेफरेंस के रूप में लेते थे, स्टैंडर्ड के रूप में लेते थे, आजकल किसको लिया जाता है, C12 को। और कंपैरिजन की जाती है किससे, C12 के किससे, 1/12वें भाग से। इससे कंपैरिजन की जाती है भाई। कार्बन 12 के एक एटम का 1/12वां भाग। दोबारा बताएं, पहले मानक के रूप में हाइड्रोजन लिया जाता था और आजकल मानक के रूप में C12 लिया जाता है। और आजकल क्या कहा जाता है, पहले कहा जाता था कि मैग्नीशियम का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 24 गुना भारी है। आजकल क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन 12 के 1/12वें, कार्बन 12 के एक एटम का 1/12वां भाग से कितने गुना भारी है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन के एक एटम से कितने गुना भारी है, और यहां एक एटम का 1/12वां भाग, एक एटम का 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। ठीक है भाई, दोबारा समझें, दोनों में स्टैंडर्ड लेकर के बात करूंगा। मान लो सपोज मैंने यहां किसी एक का लोहे का ले लिया, मान लो सपोज, या चांदी का ले लिया, Ag का ले लिया 108। अब अगर मैं मान लो इसकी बात पहले करता तो क्या कहता, यहां करता तो मैं कहता कि Ag का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 108 गुना भारी है। और आजकल अगर मैं बात करूंगा तो क्या कहूंगा बताओ, Ag का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम का 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास किसके रेफरेंस में लिया जाता है, C12 के एक एटम के 1/12वें भाग के रेफरेंस में लिया जाता है। पहले हाइड्रोजन के रेफरेंस में लेते थे। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये केवल कंपैरिजन है एक एटम ऑफ हाइड्रोजन या 1/12वां भाग किसका, C12 का, उससे कंपैरिजन केवल। ठीक है भाई, कंपैरिजन है केवल, ध्यान रखना कि कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। अगर हम मान लीजिए आपको एटॉमिक मास निकालना है, तो एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे भाई आप, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट बटा 1/12 गुणा मास ऑफ ये लो, कार्बन 12 के एक एटम का 1/12वें भाग का भाग दे दो किसमें, मास ऑफ एक एटम, किसी भी तत्व का जो एक एटम है उसके मास में इसका आप भाग देते हैं। यानी मैं इसको ऐसे लिखूं, ये एटॉमिक मास हो गया भाई। ठीक है, और अगर मान लो यहीं पर आप मोलिकुलर मास लेना चाहें तो क्या हो जाएगा भाई, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स अपॉन मास ऑफ ए एटम ऑफ C12। ठीक है भाई, एक एटम के मास में इससे डिवाइड कर दो, या एक मॉलिक्यूल के मास को इससे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास आ जाएंगे।
ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट, जो एटॉमिक वेट है उस एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, और इसके लिए अपन ड्यूलोंग एंड पेटिट का मेथड लेते हैं। ड्यूलोंग और पेटिट का जो मेथड है वो ड्यूलोंग पेटिट का मेथड ये है कि एटॉमिक वेट और स्पेसिफिक हीट का जो गुणनफल है या मल्टीप्लाई है वो एटलीस्ट 6.4 होता है। एटॉमिक वेट और स्पेसिफिक हीट का मल्टीप्लाई लगभग 6.4 होता है। आपको निकालना एटॉमिक वेट है, तो एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा बताओ? एटॉमिक वेट हो जाएगा 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। ठीक है भाई, तो एटॉमिक वेट हो जाएगा 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये अपन ने एटॉमिक वेट का डिटर्मिनेशन कर लिया। कल अपन मॉलिक्यूलर मास का, ठीक है, डिटर्मिनेशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।